हेलो अगेन टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग देख रहे थे प्री मौर्यन पीरियड को, प्री मौर्यन काल को, प्री मौर्यन फेज को या महाजनपद फेज को, जहां हम लोग देख रहे थे अलग अलग महाजनपद के बारे में बात किए थे। हम लोग एज के बारे में बात किए थे कि 600 बीसी से 300 बीसी तक प्री मौर्यन फेज या महाजनपद फेज बोलते हैं। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग बात किए, उसमें के सोसाइटी के बारे में बात की। अब हम लोग आज बात करने वाले थे मगध एम्पायर के अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में, और हम लोग सबसे पहले बात करने वाले थे आज हरियाणा डायनेस्टी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे शिशुनाग के बारे में, उसके बाद नंदा डायनेस्टी के बारे में। लेटर ऑन हम लोग खत्म करेंगे रीजन्स ऑफ से। और that's it। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हरियाणा डायनेस्टी को। ठीक है, तो हरियाणा डायनेस्टी में तीन रूलर जो इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन वाज बिम्बिसार, द सेकेंड वन वाज अजात शत्रु, एंड द थर्ड वन वाज उदयन। ठीक है, जिसे उदय भद्र भी बोला गया है। तो कहीं पे उदय भद्र रहे, उदयन नहीं रहे, तो ध्यान रखना है, अवॉइड रहना है। उदयन याद है, उदय भद्र अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, उदयन ध्यान याद है, कंफर्म है, तो उदय भद्र वगैरह जैसा अगर कुछ रहता है, क्योंकि वो जानबूझ के रिप्लेस किया जाता है ऐसे टर्म्स में, टू नो कि आपको पता है या नहीं है। ठीक है, बिम्बिसार, बिम्बिसार ruled from 542 to 493 BCE. Okay, and he was the first important ruler of मगध। मगध का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार जो थे वो बुद्धिज्म के पैट्रन थे। ठीक है, ही पैट्रोनस गिव रॉयल पैट्रोनस टू बुद्धिज्म। ही वाज कंटेम्पररी बोथ ऑफ द बुद्ध एंड महावीर, वी नो अबाउट। ओके, दोनों के कंटेम्पररी थे। कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है अपना कैपिटल, जो मगध का उस समय जो कैपिटल था, वो कैपिटल बनाए थे राजगृह को। और उन्हें सेनिया के जैसा भी डिस्क्राइब किया गया है। तो व्हाट इज सेनिया? वन हु ओन्स एन आर्मी, जिसके पास अपना आर्मी हो तो उसे सेनिया बोलते हैं। तो बिम्बिसार को जो है सेनिया की तरह भी डिस्क्राइब किया गया है। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो जो शादी कर लेते हैं ताकि उससे फिर मेरा झगड़ा ना हो, तो वो भी राज वाला जो है वो मेरा बात माने, समझे। वहां की अगर अ, कोई राजा है जो दूसरी जगह की अगर लड़की से शादी कर लेता है, मान लीजिए दूसरी जगह की प्रिंसेस से शादी कर लेता है कहीं का प्रिंस, तो इट सीम्स लाइक कि दोनों में एक अच्छा रिलेशन है, तो दोनों साथ रहेंगे, अलायंस हो गया एक तरह का। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस का वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कौन? बिम्बिसार। और वो उस समय का जो कुशाला था और बाजी जो था, तो उन दोनों से मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे उनके। He also used the policy of conquest and expansion, and he was the first king to have an standing army। तो इससे पहले आर्मी का कॉन्सेप्ट के बारे में एविडेंस नहीं मिलता है। एंड बिम्बिसार वाज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। ओके, जिसके पास अपना आर्मी था। बिम्बिसार के बारे में एक और भी चीज है कि समटाइम्स इट इज आर्ट्स की एक फिजिशियन जो बहुत फेमस है, जीवक, तो उज्जैन गए थे। ठीक है, प्रद्योत के पास, अवंती के जो किंग थे, तो वहां गए थे। तो उन्हें किसने भेजा था? तो उन्हें बिम्बिसार ही भेजे थे। बिम्बिसार का अपना फिजिशियन था एक, जीवक, तो वो उसकी दोस्ती को पाने के लिए प्रद्योत की, वो उसे उज्जैन भेजे थे। ठीक है, बिम्बिसार एग्रेशन वाज टुवर्ड्स अंग महाजनपद। इट वाज नेक्स्ट टू मगध लेटर ऑन। तो ये एग्रेशन दिखाया जाता है बिम्बिसार के द्वारा एक बार, तो अंग महाजनपद को अपने में ये करने के लिए एग्रेशन इनका दिखता है। And he was having an effective and excellent administrative system। Who? बिम्बिसार। अजात शत्रु इनका नेक्स्ट डिसेंट और नेक्स्ट रूलर। 492 बीसी से 460 बीसी तक अजात शत्रु का रीन को हम लोग देखते हैं। अजात शत्रु जो है किल्ड इज फादर, अपने पिताजी को या मारने के बाद बिम्बिसार को, एंड ही असेंडेड द थ्रोन। तो यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हरियाणा डायनेस्टी से चालू है, किल्ड हिज फादर एंड असेंडेड द थ्रोन। He also adopted the expansionist policy and defeated कोशाला एंड वैशाली। ठीक है, तो कोसाल और वैशाली को इसने हराया था। तो कोशाल जो पहले जिसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, उसे वहां पे भी ये लड़ाई करके जीत हासिल किए थे। अजात शत्रु वाज ऑल्सो द कॉन्टेम्परेरी ऑफ बुद्ध, एंड बुद्ध जो है थे वो अजात शत्रु के रीन में ही
महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। महापरिनिर्वाण जब बुद्ध प्राप्त किए थे उसमें किनका ये था, अजात शत्रु का था। ही ऑल्सो कन्वेंट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो जस्ट आफ्टर बुद्धा परिनिर्वाण पाए थे तो उसके बाद जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। एंड ये जो कराया गया था ये अजात शत्रु के समय ही कराया गया था। ही यूज टू इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स इन वॉर, ठीक है। बहुत अगर हम लोग देखते हैं महा बाहुबली, तो बाहुबली में हम लोग देखते हैं कि आगे चलते रहता है चक्का पे जिसे कटते रहता है, ठीक है। तो वैसा ही एक वॉर इंजन और एक चैरेट विथ मेस, जिसे रथा मुशाला बोलते हैं, तो रथा मुशाला का यूज जो है बाहुबली में हम लोग देखते हैं। तो ये अजात शत्रु इसका कॉन्सेप्ट लाए थे, चैरियट विथ मेस का, रथा मुशाला। और एक वॉर इंजन भी था जिसे महाशिला कंटक बोला गया। अजात शत्रु वॉज ऑल्सो बिहाइंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर। तो राजगीर का पहला टाइम जो फर्स्ट टाइम जब फोर्टिफिकेशन देखा जाता है तो वो किसके समय, अजात शत्रु के समय। और राजगीर को कैपिटल कौन बनाया था, तो वो बनाया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट द थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी वाज उदयन, जिसे उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 460 बीसी से 444 बीसी तक इनका रेन रहा। महावंशा के अकॉर्डिंग, महावंशा आप बताइएगा कमेंट करके, मैंने इसके बारे में बताया है। ये बुद्धिज्म या जैनिज्म किसका, वैसे तो चलिए यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ये बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था, ठीक है। और इसमें उदयन जो है अजात शत्रु के बेटे, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो जो है अजात शत्रु के बाद अगले रूलर बने थे। तो महावंशा में जो एक श्रीलंका का बुद्धिस्ट क्रॉनिकल है, वहां पे बताया जाता है कि उदयन जो थे वो अजात शत्रु के बाद नेक्स्ट रूलर थे, ठीक है। ही फाउंडेड, ये कैपिटल चेंज किए थे, तो पहले जो कैपिटल राजगीर था, ही फाउंडेड न्यू कैपिटल दैट वाज पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न डे पटना है। तो ये किसके समय पे कैपिटल बना था मगध का, तो उदयन के समय पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैपिटल कौन था, वो राजगीर, जिसे बनाया था बिंबिसार ने। अजात शत्रु राजगीर को फोर्टिफाई किए थे और उदयन कैपिटल राजगीर से पटना पाटलिपुत्र लेके चले गए थे ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। और ही इज ऑल्सो द लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, और इसे 3 रूलर ने सक्सीड किया था, दैट वाज अनिरुद्ध, मंदा और नागदशक। और नागदशक जो है बाद में शिशुनाग डायनेस्टी भी फाउंड करता है। तो इसके बाद 3 डायनेस्टी जो फाउंड होती हैं, एक अनिरुद्ध के द्वारा, एक मंदा के द्वारा, एक नागदशक के द्वारा। इसमें नागदशक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग अगला देखते हैं, जिसे शिशुनाग डायनेस्टी भी बोलते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी 2 राजा शिशुनाग और काल अशोक। शिशुनाग वाज अर्लियर ए वाइसराय, पहले एक वाइसराय था। और अमत्य मतलब हाई रैंकिंग ऑफिशियल था। शिशुनाग was earlier a viceroy or amatya, means high ranking officer at Varanasi, okay, and he temporarily shifted the capital to Vaisali। इसके पहले कैपिटल कहाँ था, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र से कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट हो गया अब, वैशाली में। पाटलिपुत्र से कहाँ, उससे पहले कहाँ था, राजगृह में। तो दिस इज हाउ कैपिटल शिफ्टेड ऑफ द मगध एम्पायर, ओके। हाँ, तो वैशाली। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिशुनाग, मगध एनेक्स्ड अवंती, जो जैन है बेसिकली, और बहुत अदर जनापद इनटू द फोर्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो शिशुनाग भी जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाए थे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी वाज काल अशोक। काल अशोक, जिसे कि काका वर्ण, काकार वर्ण भी बोला जाता है पुराणों के अनुसार। तो पुराण में जो है काल अशोक को दर्शाया बताया गया है काकार वर्ण के द्वारा। एंड ही वाज द सक्सेसर ऑफ शिशुनाग। और कालांशोक जो है वो कैपिटल को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र पहली बार कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई थी, तो पहली बार बनाई गई थी उदयन के द्वारा। और दोबारा कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई थी, तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि व्हेन इट वाज मेड कैपिटल द सेकेंड टाइम। द सेकेंड टाइम पाटलिपुत्र वाज मेड कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर बाय काला अशोक। ही वाज फ्रॉम शिशुनाग डायनेस्टी। तो काला अशोक के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को दोबारा कैपिटल बना दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल थी राजगीर बिंबिसार के समय, फिर पाटलिपुत्र बनी उदयन के समय,
फिर पाटलिपुत्र से वैशाली बनी शिशुनाग के समय, फिर वैशाली से पाटलिपुत्र बनी कालाशोक के समय। द नेक्स्ट डायनेस्टी एंड द थर्ड डायनेस्टी जो इस फेज का हम लोग देखते हैं, दैट इज नंदा डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी को जो है जो फॉर्म करते हैं उनके जो पहले रूलर, जो इंपॉर्टेंट रूलर है पहले, ही इज महापद्मानंद। महापद्मानंद, महापद्मानंद बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, और धनानंद के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो महापद्मानंद वाज द हु वाज आल्सो फ्रॉम शूद्रा, या फिर ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर हु वाज फ्रॉम शूद्रा lineage, laid the foundation of the Nanda dynasty in Magध, also called as called उग्रसेन in Pali text। तो इन्हें उग्रसेन के नाम से भी बताया गया है, और उग्रसेन के नाम से इसलिए भी बताया गया है महापद्मानंद को, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, इनके पास बहुत बड़ा आर्मी था, इसलिए भी महापद्मानंद को उग्रसेन बताया गया है। तो नंदा डायनेस्टी जो था, आप जो शुरू से समझ गए होंगे उग्रसेन से कि नंदा डायनेस्टी बहुत पावरफुल डायनेस्टी था अपने आप में, मगध एम्पायर बहुत पावरफुल था। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पेयर ऑफ इंडिया। तो महापद्मानंदा को फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पेयर भी बोला गया है। पुराण जो है, महापद्मानंदा को बोला गया है पुराणों में, ही वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस। सर्व इससे बोला गया था, हाँ, यह सर्वकषातंत्रक, सर्वकषातंत्रक मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, और एक रथ मतलब एक ही राजा, एक रथ। तो इस नामों से इन्हें जो है पुराण में रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, महापद्मानंदा को। प्रेजेंस ऑफ जैन मिनिस्टर इनके समय में का प्रेजेंस देखा जाता है, जैसे कल्पा का या सतकला का, सकातला का, कल्पाका का। और ये दिखाता है कि इनका लीनियज जो थोड़ा सा जो था महापद्मानंदा का, उनका लीनियज पैट्रोन जो थोड़ा बहुत था जैनिज्म के तरफ था। देन वी विल टॉक अबाउट धनानंद। धनानंद वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। बीइंग नंदा डायनेस्टी सो पावरफुल, इसका इंपॉर्टेंट किंग धनानंद लास्ट, हाँ लास्ट इंपॉर्टेंट किंग, क्योंकि इसके बाद जो ये डायनेस्टी धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई। धनानंद को जो है ग्रीक का टेक्स्ट है, ग्रीक में भी बहुत सारे टेक्स्ट है ना जो इंडिया से रिलेट करते हैं, तो ग्रीक का एक टेक्स्ट है एग्राम्स, एग्राम्स या जैंड्रेम्स। तो जैंड्रेम्स और एग्राम्स में जो है धनानंद के बारे, धनानंद को रेफर किया गया है, और इसे क्रेडिट दिया गया है नंदो पकरामणि के लिए। अब नंदो पकरामणि क्या है? तो नंदो पकरामणि जो था उस समय का एक मेजरिंग स्टैंडर्ड था। तो फर्स्ट टाइम ये एक मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था फर्स्ट टाइम? इट वाज धनानंद। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो धनानंद के द्वारा पहली बार मेजरिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया था, और इसके लिए, इस इन्वेंशन के लिए ग्रीक टेक्स्ट में भी धनानंद को रेफर किया गया है, और उस मेजरमेंट स्टैंडर्ड को क्या बोलते थे? नंदो पकरामणि। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर का बताया जाता है उस समय यहाँ पे ये भी हुआ था, लेकिन इसकी इतना बड़ा आर्मी थे, उसको देख के भी बोला जाता है एक रीजन के वो लोग वापिस चले गए थे, लड़ाई नहीं हुआ था दोनों में। तो अलेक्जेंडर जो मैसेडन के उस समय राजा थे, अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंक्लूडिंग इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन, बट इनके समय में यहाँ पे नहीं आए थे धनानंद, इनसे नहीं हुआ था। फाइनली ही वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो कौटल्या के मदद से इन्हें ओवरथ्रो करते हैं, और फिर अलग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का स्थापना होता है, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य डायनेस्टी में। ठीक है, कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। मगध का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजन रहा जिसके कारण इतना मगध फेमस हुआ। फर्स्ट, एडवांटेजियस जियोग्राफिकल पोजीशन। तो किसी का भी जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा उसका रोल प्ले करता है उसके मजबूतीकरण में। तो एक इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे कि उसके जो राजधानी था वो 7 पहाड़ों से घिरा हुआ था, राजगीर, और 2 नदियों के बीच, स्ट्रेटेजिक प्लेस, रिसोर्सेज। So these were the reasons. First one. The second was the fertile land, the fertile soil near river Ganga and Son, and which also receive a lot of rainfall. तो उसमें से एक प्लस पॉइंट था, तो इस कारण से यहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छी थी, तो इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्पेरस थे। पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा हैज ए फेमस वाटरफॉल, जलादुर्ग, encircled by rivers on 3 sides, Ganga, Son and Gandak, making the region
इम्परवियल टू इन एनिमीज, मतलब एनिमीज वहां पहुंच ही नहीं सकते, इस तरीके का उनके पास एक जगह था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो पहले था, दैट वाज अ वाटर फोर्ट, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र, अभी का नहीं। ठीक है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ था वो कौन कौन नदी थी? गंगा, सोन और गंडक। मगध, एक ह्यूज कॉपर और आयरन का डिपॉजिट मगध में पाया गया, जो कि उनको आर्मी वेपन्स वगैरह बनाने में बहुत हेल्पफुल रहा। मगध कुड इजिली कंट्रोल द ट्रेड, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये कवर कर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे, तो ट्रेड भी जो है, ट्रेड भी इनके लिए बहुत इजी हो गया था। और विद एन एक्सेशन ऑफ अंग बाय बिम्बिसार, तो जब बिम्बिसार अंग को इसलिए भी बहुत ये कर रहे थे, तो अंग का जब बिम्बिसार के द्वारा जब कब्जा हो जाता है, तो रिवर जो चंपा है वो भी मगध एम्पायर में इंक्लूड हो जाता है उसके बाद। और इसके कारण ये साउथ ईस्ट एशिया और श्रीलंका वगैरह में भी ट्रेड इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इसके फेज से बिम्बिसार के द्वारा इसलिए भी चंपा को बताया जाता है कि बहुत एग्रेसिव थे चंपा को लेके, तो इस कारण से भी थे क्योंकि उससे उनका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा रेलिवेंट था नॉर्थ ईस्ट एशिया में, या नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, मतलब या फिर श्रीलंका वगैरह में, साउथ इंडिया में, उसके लिए इनका लेना ये बहुत जरूरी था। मुगल सोसाइटी में जो था अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर भी देखा जाता है, और इसमें आर्यंस और नॉन आर्यंस का एक गुड मिक्सचर देखा जाता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो इमर्जेंस है और उनको जो लिबरलिज्म मिला, वो मगध के टाइम ही मिला। उस समय बहुत सारे रॉयल पैट्रोनेज मिले मगध बुद्धिज्म और बौद्ध को और जैन को, और उस समय के रूलर वगैरह जो है वो क्षत्रिय वगैरह, क्षत्रिय क्रैंक और शूद्रास के भी देखे गए। मगध के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी था एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, जो कि उन्हें ये बता किया कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बने। इस समय पे हम लोग जो है, इस समय पे हम लोग कुछ फॉरेन इन्वेजन भी देखते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन सबसे पहला जो है, हम लोग पर्शियन या ईरानियन इन्वेजन हम लोग देखते हैं। तो ईरानियन इन्वेजन जो है, तो ईरान में जो है उस समय साइरस टू के द्वारा एकेड एकेमेनिड एम्पायर फाउंड करते हैं, और वो सब तरफ इन्वेट करते हैं, और इंडस रिवर जो है उसके वेस्ट एरिया को लगभग लगभग कवर करने के बाद वो लगभग लगभग वो इन्वेट कर देता है। ठीक है, इंडस एरिया के वेस्ट साइड को। उसके बाद वो मगध में उस समय बिम्बिसार का रूल चल रहा होता है, और इन्वेट करके उस समय वो गंधार, कंबोज और मद्रा वाला एरिया पे जो है साइरस का रूल भी होता है। और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट, जिसको आप बोल सकते हो कि फॉरेन इन्वेजन जो इंडिया पे होता है, और कंट्रोल भी वो लोग लीड किए, और काफी हमेशा तक लगभग कंट्रोल रह गया, क्योंकि लेटर ऑन कभी फिर कंबोज, गंधार वगैरह जो है एज ए इंडिया में वो लोग नहीं रहा। ठीक है, साइरस का जो ग्रैंडसन था डैरियस, डैरियस जो है वो पंजाब और सिंध को भी कन्क्वर किया था। ठीक है, तो ईरान में सबसे पहले जो था वो कौन थे? साइरस टू। तो साइरस टू जो थे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अफगानिस्तान वाला एरिया सबको कंट्रोल कर लिए थे। और इसका जो नेक्स्ट था ईरानियन जो था, उसका जो बेटा बेसिकली ग्रैंडसन जो था डैरियस, तो डैरियस वन जो था वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पंजाब और प्रेजेंट डे सिंध को, पाकिस्तान को वो उस समय कब्जा किए थे। एज ए रिजल्ट इंडो ईरानियन ट्रेड, और इसके कारण लैंग्वेज का काफी दोनों में जान पहचान हुई। इसके कारण कल्चरल डाइवर्सिटी आया, कल्चरल दोनों में एक तरह से मिक्सचर हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंग्वेज हुआ। उर्दू का जन्म भी देखा जाता है ये सब रीजन से भी, पर्शियन और संस्कृत का दोनों का मिक्सचर के कारण। तो उर्दू वगैरह का जनरेशन हुआ, इंडो ईरानियन ट्रेड बढ़ा, आर्किटेक्चर बढ़ा, दोनों जगह का हम लोग देखा जाता है स्तूपा और कोनिकल स्ट्रक्चर दोनों का फॉर्मेशन मिलता है बहुत जगह, तो ये सब चीज देखने को मिले। बेल शेप्ड कैपिटल, अशोकन इंस्क्रिप्शन, और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, तो that resembles with the Persian culture. So these all things were seen as an influence of the Iranian invasion in India. Now we will talk about the Alexander invasion. डैरियस थ्री को, तो डैरियस टू का जो नेक्स्ट ईयर था, डैरियस थ्री को द लास्ट एकेमेनियन एम्पायर, तो जो लास्ट एकेमेनियन एम्पायर था उसको हराने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो हिंदू कुश को इंटर करने के बाद वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आता है 327 बीसी। उस समय तक्षशिला के जो राजा थे अम्भी, ठीक है, अम्भी जो थे तक्षशिला के राजा, एज यूजल तक्षशिला कौन, किससे हम लोग ध्यान ध्यान कर सकते हैं? शकुनी मामा से।
तो सकनी मामा तुरंत क्या हो गए, अम्भी जी सरेंडर कर दिए। वहां सरेंडर करने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है, और झेलम नदी जो उस समय हाइडापेस के नाम से जाना जाता था, तो झेलम नदी के तट पे इसका लड़ाई होता है पोरस से। पोरस कौन था? पोरस जो था वो झेलम और रवि के बीच वाला जो एरिया है, पांच उसमें नदी है ना, तो झेलम और रवि के जो बीच वाला एरिया है उसे रूल कर रहा था पोरस। ठीक है, तो उसके साथ लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ हाइडा पास या बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भले इसमें अलेक्जेंडर जीत गया था, और अलेक्जेंडर लेकिन इनिशियली बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस दिखाया था, जिससे अलेक्जेंडर इम्प्रेस हो गया था, और पोरस को रीइंस्टेट कर दिया गया था उसके पावर से, उसको फिर से दे दिया था उसकी ये को। उसके बाद अलेक्जेंडर का आर्मी जो है उसी एक वो जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ हाइडापेस, इसके कारण अलेक्जेंडर का आर्मी जो है फर्स्ट टाइम रिफ्यूज किया टू क्रॉस द रिवर ब्यास, हाइफेसिस जो रिवर बोला जाता था ब्यास को, और आगे जाके हम किसी और के साथ लड़ाई करें, एंड दैट टू नंदा, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ठीक है, तो यहीं से एक रिफ्यूजल आया था अलेक्जेंडर को इसी बैटल के बाद। इसी के लिए भी ये बैटल बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेसिस्टेंस मिला था अलेक्जेंडर को, जो वो सोचा नहीं था, क्योंकि उसके पहले जो थे अम्भी जो तक्षशिला के थे वो बहुत इजीली सरेंडर कर दिए थे। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीक इन्वेजन इन ऑन इंडिया? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ग्रीक और जो यूरोप का और इंडिया का पहली बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ से देखा जाता है, पहली बार। इसके पहले हमारा कॉन्टैक्ट ईरान तक देखा जाता था ट्रेड वगैरह में भी, लेकिन ये जो आए ग्रीक जो आए अलेक्जेंडर जो आए, तो यहाँ से यूरोप वाला वो ईरान को हराते हुए, डायरियस को हराते हुए, उसके बाद उसका देखा जाता है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद भी आया बाद में, तो वो विल डिस्कस लेटर ऑन इन वर्ल्ड हिस्ट्री और सच। दूसरा, इनकरेज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर मौर्य। इसके कारण क्या हुआ कि जब इन्वेजन का डर होता है तो ही लोग एक साथ होते हैं। जब लोगों को, जब तक डर नहीं होता तब तक सबको अपना दिखता है। जब सबको दिक्कत होता है, सबका एक साथ थोड़ा सा समझ लो फटता है, तो सब एक साथ होता है। तो उसके कारण भी देखा जाता है कि मौर्यन का जो है उस समय पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भारत का एज ए भारत देखने को मिलता है। ठीक, अकाउंट्स बाय अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड। तो अलेक्जेंडर का जो हिस्टोरियंस वगैरह उस समय के थे वो भी जो है उस समय के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो सब इधर आए थे, यहाँ के एरिया को रिसर्च कर रखे थे। तो ऐसे नहीं कोई वॉर जीतता है, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ रिसर्च आर बीइंग डन बिफोर द बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड पे इट्स जस्ट योर 10% ऑफ योर प्रिपरेशन विच इज रिफ्लेक्टेड। सीड्स ऑफ इंडो बैक्टीरियन एंड पार्थियन स्टेट्स इन इंडिया। उसके इंडो बैक्टीरियन कल्चर यहाँ पे जो है उसका सीड आ गया था। ग्रीक इन्फ्लुएंस जो है, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह हम लोग को जो देखने को मिलता है, तो ग्रीक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे आ, उसके भी सीड्स आ गए थे। एंड नया नया लैंड और नए नए सी रूट्स मिले, क्योंकि पहली बार यूरोपियन के साथ हमारा पहला कनेक्शन जो है ग्रीक इन्वेजन के बाद ही दिखता है। तो इसके बाद से यूरोप के साथ भी हमारा ट्रेड वगैरह और सम अदर रिलेशन, सी रूट्स, ट्रेड रूट्स, लैंड रूट्स जो है फिर अलग अलग खोजे गए। तो दिस इज हाउ द प्री मौर्यन फेज वी कंप्लीटेड। और मौर्यन एज में जो है हम लोग फिर देखेंगे अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में, मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, डिफरेंट मौर्य। ये जो मौर्यन वाला होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द हिस्ट्री से रिजेंबल करता है। यहाँ से एक्चुअली वी नो लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी एविडेंसेस आर देयर फ्रॉम मौर्यन एज, और बहुत सारी बातें होती है इसके बाद से। तो the next chapters will be very very important from every perspective, knowledge, exams and all. So हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी मच थैंकफुल फॉर योर पेशेंस हियरिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि वी कैन गेट रीच टू लॉट मेनी पीपल, और हमारा जो ये अच्छा काम है ताकि सभी का थोड़ा क्लैरिटी आ सके टॉपिक पे, थोड़ी जानकारी मिल सके, इट कैन स्प्रेड and bring happiness. Thank you. Let's prepare together.